लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फेंके गए जाल पर्चों के ठिकाने को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देकर के पूछा कि क्या सरकार को इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के संबंध में कोई जानकारी है, ये कहां है। उन्होंने 1901 से 1947 के बीच औपनिवेशिक सरकार की ओर से प्रतिबंधित कांग्रेस के पर्चों का मुद्दा भी उठाया, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए हैं। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में कहा कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज 2017 में सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इन्हें भारत वापस लाने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके जवाब में संस्कृति मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी दस्तावेज वापस लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई नोटिफाइड एंटिक्विटी या कोई इस तरह की हेरिटेज जो है इम्पोर्टेंस की वैल्यूएबल संपदा अगर किसी मालखाने में पहुंचती है तो उसका जो है सूचना उसकी एएसआई को दी जाती है और उसके बाद में डीजी एएसआई उसकी एक पूरी प्रक्रिया करके उसका संरक्षण किस तरह से करना है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और विशेष रूप से स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर के माननीय सदस्य ने जिस तरह का प्रश्न किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। इस सुझाव के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल इस वर्ष माल ढुलाई के लिहाज से चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर रही है। ये हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इससे संबंधित आंकड़े भी सदन में गिनवाए और कहा कि बिहार के सारण स्थित मरोढ़ा की रेल फैक्ट्री में बने वैगन इस वर्ष से एक्सपोर्ट होने लगेंगे। मेड इन बिहार कोच दुनिया में जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इस रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा लालू यादव ने की थी, लेकिन इसका काम 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ही शुरू हुआ। उन्होंने रेल फ्रैक्चर्स में गिरावट का दावा किया है और कहा कि स्टाफ की ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया जा रहा है और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हटाने से भी बहुत सुधार हुआ। सेफ्टी पर भी ध्यान लगातार दिया जा रहा है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। 50,000 किलोमीटर्स ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। एलएचबी कोचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचबी कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ आईसीएफ कोचेस। इसके करीब 41,000 एलएचबी कोचेस बन गए और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने आईसीएफ कोचेस थे उन सब को रिप्लेस कर देंगे एलएचबी कोचेस। वही रेल मंत्री ने आरएसएस फंड से फुट मसाजर लगाए जाने को लेकर के उठे सवाल पर कहा कि ये लोको पायलट्स के लिए लगाए गए हैं, जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों में वाइब्रेशन के बीच घंटों खड़े रह करके ड्यूटी करते हैं। ये उनके लिए लगाए गए हैं। गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश ना करें। ये फुट मसाजर उनके लिए लगाए गए हैं और इन सब कदमों की वजह से एक्सीडेंट के मामलों में कमी आई है। उन्होंने यूपीए सरकार के समय के एक्सीडेंट के आंकड़े भी गिनवा दिए और कहा कि हर एक एक्सीडेंट के बाद हम उसकी गहराई में जाते हैं और असली वजह का पता लगाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना। आरएसके के फंड्स का आपने कहा कि फुट मसाजर जो रेलवे के लोको पायलट्स होते हैं सभापति महोदय, उनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट होती है। 8-8, 10-10 घंटे तक जब वो खड़े खड़े वाइब्रेशंस में, टेम्परेचर में, नए लोग आ रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं। नई ट्रेन से एक अलग डिज़ाइन से बन रही है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन्स हैं वो जिस तरह की बनी है वो बनी है, वो इनका समय था जैसे वो बनाते थे। लेकिन उन ट्रेन्स के कारण जो 10-10, 11-11 घंटे खड़े रहते हैं, उनके उपयोग के लिए लोको पायलट्स के रेस्ट रूम्स में, लोको पायलट के रनिंग रूम्स में, वहां पर फुट मसाजर लोको पायलट्स के लिए है।
आरआरएसके के फंड्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ और तब से अब तक सबका योगदान रहा है। हम भी पूरी निष्ठा के साथ दुनिया भर से नॉलेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। निष्ठा में कोई कमी नहीं है। उन्होंने रोजगार के आंकड़े भी बताए और कहा कि रेलवे ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जबकि यूपीए के दौर में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला था। उन्होंने रोजगार न देने के सवाल पर भर्तियों से जुड़े हुए आंकड़े गिनवा दिए और कहा कि रेलवे और डिफेंस में हम राजनीति करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये देश की लाइफलाइंस है। रेलवे और डिफेंस, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे माननीय सभापति जी जो कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठना ही चाहिए, क्योंकि देश की ये जरूरत है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की लाइफलाइन है। इसमें अगर हम राजनीति करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो करीब 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसमें से 40% एम्प्लॉयज इन 10 वर्षों में रिक्रूट किए गए, 40%। So the entire staff strength is a very young staff and I am very proud of them. जिस तरह से काम किया है, एक से एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत ही अच्छा काम किया है। अब रेल मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हुए कहा कि हमने 1 घंटे रेल मंत्री को सुना, ये रेल बजट पर चर्चा नहीं थी। आसन से घनश्याम तिवारी ने कहा है कि कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। टीएमसी सांसद वेल में आ गए और हंगामा फिर करने लग गए। आसन से घनश्याम तिवारी ने सदस्यों से बैठने के लिए कहा और ये भी कहा कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, अनुमति नहीं दी जाएगी। चर्चा समाप्त हुई। इस पर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और फिर आसन से घनश्याम तिवारी ने कहा कि रेलवे के कामकाज पर चर्चा थी, वो समाप्त हुई और हमने दूसरा बिजनेस ले लिया है। रेल मंत्री ने रेल बजट शब्द का प्रयोग किया था, जिसे लेकर के आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। राज्यसभा में रेलवे के कामकाज को लेकर के चर्चा के बाद अब मणिपुर अप्रोप्रिएशंस बिल का जो चर्चा है, उसको लेकर के भी बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात से कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बजट में 3 लाख करोड़ से अधिक का रेवेन्यू रिवाइज बजट में कम किए जाने का मुद्दा उठाया है और ये भी कहा है कि इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हमें राजनीति से ऊपर उठ करके ये मैसेज देना होगा कि दिल ही नहीं, हमारा ज़मीर भी उनके साथ है। 3,34,223 सरकार की रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड थी वो रिवाइज एस्टिमेट में कम करनी पड़ी। माने इतनी बड़ी आवक सरकार की कम हुई तो आपको इस बात से इस सरकार को चिंता होनी चाहिए कि जब स्टेट की इनकम आपके बजट से रिवाइज बजट में इतनी कम हुई, इसका मतलब ये है कि वहां पे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है और हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं महोदय जरूर ये कहूंगा शांत रहे कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना होगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि ये आधारहीन लोग हैं। इन्हें ना तो जनता का समर्थन है और ना ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा मुसलमानों, गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मिलने वाला है। आधारहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। कांग्रेस और टीएमसी ने राज्यसभा में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिए, लेकिन सभापति ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्षी सांसद विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए। ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने संसद में ये मांग की है कि इस लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार जगन्नाथ यात्रा का नाम भेजे। इसके जवाब में सरकार की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस वर्ष इस लिस्ट के लिए 6 नाम भेजे जाने की जानकारी दी और कहा कि ये सुझाव भी स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम पूरी धाम चतुर्धाम में से एक अग्रम धाम है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इतने बड़े परंपरा को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को में इसको जोड़ा जाए। श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SGTA ने भी माननीय मंत्री जी को सब दस्तावेज सौंपे हैं। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी धाम हम सब भारतीयों के लिए एक आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जगन्नाथपुरी धाम का जो है कॉरिडोर बना है, उसके बाद में वहां यात्रियों की सुविधाओं में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। जगन्नाथ यात्रा को, रथ यात्रा को वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में लिया जाए, इस प्रस्ताव का मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं।